सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। डायबिटीज के मरीज अरुण जी की भूख जब बर्दाश्त के बाहर होने लगी और वे आवाज देकर बोलने ही जा रहे थे कि रेणु जी ने आंखें तरेरी। शर्म है कि कुछ नहीं आपको? बेटी के घर आए हो और भूख भूख कर रहे हो, जरा रुक नहीं सकते? यह आपका घर नहीं है, बेटी की ससुराल आए हैं हम, समझे? अरे तो क्या हो गया? क्या बेटी के घर में भूख नहीं लग सकती? भूख तो भूख है, कहीं भी लग सकती है। अरुण जी ने ठहाका लगाया। तुम भी ना रेणु, कुछ भी सोचती हो। यह हमारी बेटी का घर है, किसी पराये का नहीं। यह सुनकर रेणु जी भुनभुनाते हुए कहने लगी कि इसीलिए वे यहाँ नहीं आना चाहती हैं, मगर वानी है कि समझती ही नहीं। जाने क्या सोचते होंगे इसकी ससुराल वाले। अब क्या सोचने बैठ गई? यही तुम्हारी बड़ी खराब आदत है, किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है रेणु, कोई कुछ नहीं सोचता। अरुण बोल ही रहे थे तभी खाने की प्लेट लिए वानी ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी पापा, वह मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप खा लो। मम्मी आप भी पापा के ही साथ बैठ जाओ, मैं तब तक और फुलके लेकर आती हूँ। कहकर हड़बड़ाई सी वानी फिर किचन में भागी। लेकिन रेणु जी कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है। क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं खा सकते थे? कितने तो होटल हैं शहर में, जाने क्या सोचते होंगे इसकी ससुराल वाले कि जब देखो इसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाने जाओगे? अच्छा लगेगा क्या? कोई कुछ नहीं सोचता। प्लीज़ अब आप ज़्यादा मत सोचो। प्लेट में गरम फुलके डालती हुई वानी बोली। हाँ मैं भी तो यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें शर्म ही बहुत आती है। अरे भाई ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे बेटा कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया। डकार लेते हुए अरुण जी बोले तो रेणु जी कहने लगी कि अब चलो यहाँ से, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो, अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए अरुण जी बोले। अच्छा बेटा अब हम निकलते हैं। ओके पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा और मम्मी आप भी। पापा आप थोड़े अजीब हो, पर आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। अरुण जी के दोनों गालों को खींचती हुई वानी बोली तो रेणु जी भी हंस पड़ी। बाप बेटे का प्यार देखकर रेणु जी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। सोचने लगी कि कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, एकदम पारदर्शी, कोई दुराव छिपाव नहीं। दोनों राजनीति से लेकर फिल्मों तक पर खुलकर बातें करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। और एक उस जमाने में पिता से बात करना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पापा प्लीज आप ज्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है। प्लीज पापा वादा करिए मुझसे, आप मिठाई छुएंगे भी नहीं। वानी बोली तो बड़बड़ाते हुए रेणु जी कहने लगी कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। ठीक है तो फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय। वानी जानती है वह उसके पापा उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना। ठीक है मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वह मुझे ज़्यादा डांटा ना करें, बहुत डांटती है ये मुझे। बच्चा सा मुंह बनाते हुए अरुण जी बोले तो वानी को हंसी आ गई। मम्मी आप भी पापा को मत डांटा करो, और पापा आप भी मम्मी की बात माना करो। एक गार्जियन की तरह अपने माँ पापा को समझाती हुई वानी बोली। 3 महीने बाद फिर से डायबिटीज़ जांच कराकर डॉक्टर से दिखाने यहाँ आना है। ज़्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी। वानी को अपने पापा की हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं उनका शुगर लेवल ना बढ़ जाए। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बावजूद वह डायबिटीज़ के बारे में गूगल पर भी सर्च करती रहती थी। जानती थी उसके पापा खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह हैं। रेणु जी के डर से तो घर में नहीं, पर बाहर वे मिठाई खा ही लेते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता उनसे। वैसे एक बात यह भी है कि जिस चीज़ के लिए इंसान को मना किया जाता है उसका मन उसी ओर भागता है। अरुण जी के डर से ही रेणु जी फ्रिज लॉक करके रखने लगी थी। बुरा लगता है पर क्या करें। अपने मम्मी पापा को विदा कर वानी मन ही मन मुस्कुराती हुई घर आ ही रही थी कि मनोरमा मामी और अपनी सास की बातें सुन के उसके कदम बाहर ही रुक गए। जरा भी शर्म लाज है इन्हें, देखो तो जरा
जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं यहाँ। यह भी नहीं समझते कि यह उनकी बेटी की ससुराल है। मुंह बिचकाती हुई वानी की सास मालती जी बोली थी, मैंने तो पहली बार देखा है दीदी, बेटी की ससुराल में किसी माँ बाप को गबागब खाते हुए। बड़े बेशर्म लोग हैं ये तो। एक हम हैं कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और एक ये लोग। हाय हाय, जोर का ठहाका लगाती हुई मनोरमा मामी बोली। इस पर मालती जी कहने लगी कि हर 3 महीने पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं दोनों, और खा पी कर ही जाते हैं। मन तो करता है पूछूं कि वह आपके शहर में डॉक्टर नहीं है जो यहाँ दिखाने चले आते हैं, लेकिन बेटे को बुरा न लगे इसीलिए चुप लगा जाती हूँ। दोनों की बातें सुन वानी स्तब्ध रह गई। जिस सास और मामी को सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाकर पिलाती है, उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है, उनके लिए मनपसंद खाना बनाती है, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है, वह दोनों उसके माँ पापा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, पता है उसे कि मालती जी को उसके माँ पापा का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। जबकि पता है उन्हें कि मनोरमा मामी एक ही 4 लगाकर बोलने में माहिर हैं, उन्हें इधर की उधर करने में खूब मज़ा आता है। फिर भी, और ऐसा क्या गलत कर दिया उसके माँ पापा ने जो बाहर वालों के सामने उनकी बुराई लेकर बैठ गई? क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता? मन तो किया कि बोल दे कि जब लड़के के माँ बाप बड़े मज़े से अपने बेटे के घर रह सकते हैं, तो क्या बेटी के माँ बाप आ भी नहीं सकते? और किसने बनाए हैं ये रिवाज कि बेटी के घर माँ बाप पानी भी नहीं पी सकते? अरे, शर्म तो लड़के वालों को आनी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़की वालों के सामने अपना हाथ पसारते हैं, बेटे को बेच देते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो, मनोरमा मामी इसलिए अपने बेटे की बारात लौटाने पर अड़ गई थी क्योंकि लड़की वाले गाड़ी नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वे किसी भी तरह से गाड़ी दे देंगे, पर अभी फेरे हो जाएं, नहीं तो समाज और लोगों के सामने उनकी जगहसाई हो जाएगी। पर मामी और उसके परिवार वाले नहीं माने और हार कर जाने कहाँ से कैसे कर उन्हें गाड़ी के पैसों का इंतज़ाम करना पड़ा, तब जाकर शादी हो पाई थी। और यही मामी यहाँ बैठकर गाल बजा रही हैं। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। लेकिन वह कुछ ना बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि मालती जी ने टोका, गए तुम्हारे मम्मी पापा? अब फिर कब आने वाले हैं? मटर का दाना निकालती हुई मालती जी बोली, जी माँ जी गए, अब 3 महीने बाद फिर आएंगे। सास के व्यवहार से वानी को रोना आ गया। वानी के माँ पापा जब भी यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी इनके बोले तो देखो, फिर कब आएंगे? क्या वे यहाँ खाने आते हैं या उनके घर में खाने की कमी है? अरे, वे चाहें तो 2-4 को खिलाकर खा सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। वे तो बेटी के मोहवश यहाँ चले आते हैं। वहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है क्या बहू, जो तुम्हारे माँ पापा को यहाँ इतने दूर दिखाने आना पड़ता है? मनोरमा मामी ने तल्खी से पूछा तो वाणी तिलमिला उठी। मन तो किया बोल दे, वहाँ लखनऊ में भी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं मामी, फिर वह यहाँ महीने भर से क्यों पड़ी है? लेकिन चुप लगा गई। बेकार में बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, और जब अपने घर वाले ही उसे शय दे रहे हैं तो बोलेगी ही ना। वाणी के तेवर देख दांत निपोड़ते हुए मनोरमा मामी कहने लगी, हाँ, नहीं होंगे वहाँ अच्छे डॉक्टर, तभी तो यहाँ दिखाने आना पड़ता है ना बहू? लेकिन वाणी ने उनकी बातों का कोई जवाब ना दिया और फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी गटकने लगी। उसके पापा ने ही समझाया था उसे कि जब दिमाग में गुस्से ज़्यादा भर जाए तो इंसान को ठंडा पानी पी लेना चाहिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है। चाहती तो पलटकर वह अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि उसके मायके वाले यहाँ आकर बड़े हक से रह सकते हैं, जब तक मन चाहे, तो उसके मायके वाले क्यों नहीं आ सकते यहाँ? यह घर उसका भी तो उतना ही है जितना मालती जी का। लेकिन एक दिन किसी बात पर मालती जी ने ही कहा था, यह तुम्हारी ससुराल है बहू, तुम्हारा मायका नहीं। यह सुनकर वाणी की आंखें भर आई थी। वह पूछना चाहती थी कि तब उसका अपना घर कहाँ है। यह तो विडंबना है लड़कियों के साथ कि उसका अपना कोई घर नहीं होता। मायके में वह पराई अमानत कहलाई जाती है और विवाह के बाद उसी लड़की को ससुराल में पराए घर की लड़की बताया जाता है। बेचारी लड़की किस घर को अपना घर माने, मायके या ससुराल को? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बेटा तू तो पराई है, तुझे बड़े होकर अपने असली घर जाना है
और ससुराल जाकर यह सुनना पड़ता है कि हमारे घर की बहू है। यह कोई नहीं कहता कि यह घर मेरी बहू का है। एक लड़की सिर्फ मायके और ससुराल की बनकर रह जाती है। उसका अपना घर कौन सा है, वह यह तलाशते जीवन गुजार देती है। वहाँ अपने मायके में वानी हर काम अपनी मर्जी से करती थी, बिना किसी डर और हिचकिचाहट के। लेकिन ससुराल में तो उसे हर काम अपने सास से पूछकर करना पड़ता है। मन ना होते हुए भी उसे सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि वह उसका अपना घर नहीं, ससुराल है। वाणी अपने माँ पापा की इकलौती संतान है। उनकी भी जिम्मेदारी वाणी की ही है, लेकिन घर और ऑफिस की जिम्मेदारी इतनी है कि वह उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। डॉक्टर से दिखाने के बहाने ही उसके माँ पापा यहाँ आ जाती हैं, तो उनसे मिलना भी हो जाता है। एक दिन आलोक ने सजेस्ट किया था वहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो क्यों नहीं अरुण जी यहाँ दिल्ली में अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर श्वेतांग डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे अगर अरुण जी का इलाज हो तो बहुत बेहतर रहेगा। और तब से वे इसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बहाने आपस में उनका मिलना भी हो जाता है, तो इसमें आखिर बुराई क्या है। खैर, ठंडा पानी पीने के बाद भी वानी का गुस्सा कम नहीं हुआ। आज तेज कदमों से वह अपने कमरे में जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा भिड़का दिया। मन तो किया कि खूब रोए, जोर जोर से रोए, मगर यहाँ तो रोना भी गुनाह है। तुरंत कहेंगे ऐसा क्या बोल दिया जो रोने बैठ गई। हाँ, अब बेटे से मेरी शिकायत करेगी, घर में 2 चूल्हे करवाएगी। यही तो सिखा पढ़ा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। यहाँ आकर यही सब तो पट्टी पढ़ा कर जाते हैं वे लोग। जहरीले शब्द मालती जी अपने मुंह से निकालना शुरू कर देगी। और मनोरमा मामी तो है ही आग में घी डालने के लिए। खुद की बहू से तो बनती नहीं उनकी, तो चाहती है कि यहाँ भी सास बहू के झगड़े का मजा लें, मगर वानी उन्हें कोई भी मौका नहीं देती। एक तो वैसे ही वानी के पापा का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और ये लोग जरा सा उनके खाने पीने पर भी आग गड़ा रहे हैं, जैसे कितना पहाड़ पर्वत खा लिया हो उन्होंने। क्या एक माँ बाप का इतना भी हक नहीं होता कि एक दिन वे अपने बेटी के घर आकर रह सकें। शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियाँ। यह सोचकर वानी की आंखें भर आई। याद है जब वह छोटी थी तब उसके पापा उसके लिए नई साइकिल खरीद लाए थे। रोज़ वे उसे पार्क में साइकिल सिखाने के लिए लेकर जाते। वे साइकिल पकड़े रहते थे ताकि वानी गिरे तो वे संभाल सके, फिर चुपके से छोड़ भी देते साइकिल के करियर को। और वानी इस भ्रम में रहती कि पापा ने पकड़ रखी है साइकिल। पापा के भरोसे के बल पर वह दूर निकल जाती थी साइकिल चलाते चलाते। लेकिन जब पलटकर देखती तो पापा नहीं होते, तो वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती कि आकर अरुण जी दोनों हाथों से एक साइकिल थाम लेते थे। कहते बेटा तो खूब तेज दौड़ो, जब गिरने लगोगी तो मैं थाम लूँगा तुम्हें। उनका अपना तो कुछ नहीं था, उनकी पूरी दुनिया तो वानी के आसपास ही होती थी। वानी हंसती तो उसके माँ पापा हंसते, वानी रोती तो वे भी उदास हो जाते। हर बच्चे की तरह उसने भी जिद की होगी, गलतियाँ की होंगी, पर कभी उसके माँ पापा ने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि प्यार से ज़िंदगी की सीख दी, संस्कार दिए अपनी बेटी को। याद नहीं कि कभी उसके पापा ने तेज़ आवाज़ में बात भी की हो उससे। हाँ, रेणु जी थोड़ी सी सख्त ज़रूर थी, पर पता है सो जाने के बाद वह अपनी लाडली बेटी को जी भरकर प्यार करती थी। अपने माँ पापा की जान थी वह, और आज भी वानी उनके लिए सब कुछ है। बचपन में वानी के माँ पापा ने उसकी हर जिद मानी। याद है एक बार वानी ने स्कूल की फीस जमा करने की जिद पकड़ ली। कहने लगी कि उसके सारे दोस्त खुद से स्कूल की फीस जमा करते हैं तो वह भी करेगी। हार कर अरुण जी ने उसको हाथ में पैसे देने पड़े, लेकिन कई बार समझाया कि देखना पैसे कहीं गिरे नहीं, तुम्हारे बैग से कोई निकाल ना ले। लेकिन वानी ने दोस्त के बहकावे में आकर उन पैसों से सबको चाट पकौड़ी और आइसक्रीम खिला दी। घर आकर उसे रेणु जी से खूब डांट पड़ी थी, लेकिन अरुण जी ने उसे प्यार से समझाया था कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इन्हें यूँ खर्च नहीं किए जाते। वह सीख आज भी वह नहीं भूली है। वानी के पापा बैंक में क्लर्क थे, बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी उनकी। इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पाता था। इस पर शादी लायक बहन और बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी भी उन पर थी। और उनके 2 बड़े भाई और भी थे, और दोनों अच्छी पोस्ट पर थे, पर उन्होंने अपने माँ बाबा और जवान बहन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। याद है उसे, तभी उसके घर में एक छोटा सा टीवी हुआ करता था। अपने दोस्तों के घर में बड़ा टीवी देख वानी ने भी जिद पकड़ ली थी कि उसे भी वैसा ही टीवी चाहिए। माँ पापा ने बहुत समझाया कि अभी वे बड़ा टीवी नहीं खरीद सकते हैं, खर्चे बहुत हैं घर में, बुआ की शादी भी करानी है, मगर जिद्दी वानी कहाँ कुछ सुनने वाली थी।
तब कहाँ से पैसे जुटाकर अरुण जी बड़ा टीवी खरीद ले आए थे, यह बोलकर कि पैसे तो बाद में बहुत आ जाएंगे, मगर यह बात उन्हें हमेशा खलेगी कि अपनी बेटी की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए थे। अरुण जी तो बस अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ही जीते थे। वक्त के साथ धीरे धीरे अरुण जी के ओहदे बढ़ते गए और जिम्मेदारियां कम होती गई, लेकिन बाप बेटी का प्यार दिनों दिन और प्रगाढ़ होता गया। अरुण जी के लिए तो वह खुशी की बात होती कि जब वानी खुश होती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद यही दिल्ली के ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में वानी ने एडमिशन ले लिया था, जहां पहली बार आलोक से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में और फिर प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अरुण जी और रेणु जी को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी बेटी के लिए आलोक उन्हें हर तरह से सही लगा था, लेकिन आलोक के परिवार वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर न था। मालती जी को सांवली सलोनी वानी जरा भी पसंद नहीं आई थी। वह तो अपने बेटे के लिए गोरी नारी बहू लाना चाहती थी। चलो यह भी ठीक है, मगर मालती जी का कहना था कि वानी अपने माँ बाप की अकेली बेटी है, इसीलिए अपने माँ पापा की जिम्मेदारी भी उसी की होगी और वह नहीं चाहेगी कि शादी के बाद भी बहू मायका मायका करती रहे। तो क्या हो गया माँ, मैं भी तो आपका इकलौता बेटा हूँ, तो क्या शादी के बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूंगा? बोलो ना, आलोक ने कहा था। तुम्हारी बात अलग है बेटा, वाणी एक लड़की है। शादी के बाद एक लड़की का अपनी ससुराल और पति के प्रति कुछ फर्ज होता है और जिम्मेदारियां होती हैं जो निभाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो डर है कि कहीं शादी के बाद वह तुम्हें ही घर जमाई ना बना दे और हम कुछ न कर पाएं। दरअसल मालती जी को यह डर था कि कहीं उसका बेटा अपने ससुराल का ही ना होकर रह जाए। अगर वह मेरी कुछ शर्तें मानने को तैयार है तो मुझे भी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। आलोक ने जब मालती की शर्तें वाणी के सामने रखी थी तब वाणी भड़क उठी थी कि यह क्या बात हो गई। नहीं, वह ऐसा हरगिज नहीं करेगी। दरअसल मालती जी चाहती थी कि शादी के बाद वाणी अपने माँ बाप से ज़्यादा मेल जोल ना रखे और ना ही बार बार मायके जाए। जाना भी हो तो एक दिन से ज़्यादा ना रहे वहाँ। और सबसे बड़ी बात, ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभाए। वाह क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तो एक जज की तरह फैसला सुना दिया, लेकिन मैं उनके इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। गुस्से में फनफनाती हुई वाणी बोलकर वहाँ से जाने ही लगी कि आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, क्या तुम भी यही चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ मान लेने में क्या हर्ज है? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता वाणी, प्लीज़ मान जाओ ना, आलोक ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं अभी उनकी बात मान जाऊं, लेकिन क्यों, जब मुझे उनकी बात मंजूर ही नहीं है तो? नहीं आलोक, झूठ की बुनियाद पर मैं रिश्ते नहीं बनाना चाहती। शादी में सिर्फ लड़के लड़की का ही मिलना नहीं होता, बल्कि दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, जिसे रिश्तेदारी कहते हैं। और तुम चाहते हो हम एक झूठ से इस रिश्ते की शुरुआत करें? लेकिन आलोक का कहना था कि सिर्फ कह देने से क्या चला जाएगा उसका। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और यही जिद उनकी लड़ाई की वजह बन गई। गुस्से में आलोक ने यहाँ तक बोल दिया कि शायद उसका प्यार ही झूठा है और अब यह रिश्ता खत्म ही समझो। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, कहकर वाणी भी वहाँ से चलते बनी। एक छोटी सी बात पर उनके बीच महीनों तक बात बन रही। वाणी आलोक का अपने फ़ोन से नंबर भी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन आलोक वाणी को भुला नहीं पा रहा था। वाणी के गम में वह शराब भी पीने लगा था। वाणी के दोस्त मानसी से उसे यह बात पता चली थी कि आलोक अब अपने माँ पापा के घर में नहीं रहता, उसके अपने परिवार वालों से झगड़ा चल रहा है। वाणी, वह आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। नहीं भुला पाया है वह तुम्हें, मानसी बोली थी। आज भी उसके हाथ पर तेरे नाम का टैटू है और उसके जॉइंट अकाउंट में आज भी तेरा ही नाम है। तो अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें उसके प्यार का? हाँ ठीक है, तभी उसकी बातें गलत लगी होंगी तुम्हें, लेकिन एक बार उसकी जगह पर रहकर तो सोच, तो क्या करती वहाँ पर? माफ़ कर दे यार उसे अब, नहीं तो शराब पी पी कर मर जाएगा वह। मानसी के पास सुन वह दौड़ी गई थी। आलोक की दशा देखकर वह रो पड़ी थी, लेकिन आलोक अपनी वाणी को देखकर मरते मरते जी उठा था। दोनों की आंखों से बहते उन आंसुओं में उनके सारे गिले शिकवे बह गए थे। सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसने गुलाब का फूल देते हुए वाणी को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे वाणी ने झट से स्वीकार कर लिया था।
उस वक्त मालती जी कसमका कर रह गई थी। सिर्फ अपने बेटे की खातिर वह कुछ भी नहीं बोल पाई थी, लेकिन अंदर से वानी के लिए उनके मन में प्रेम नहीं नफरत जागी थी। शादी के बाद वानी ने अपनी तरफ से मालती जी या उसके घर के किसी भी सदस्य को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि वह अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, नौकरी करते हुए भी। लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी निभाना भी वह नहीं भूली थी। लेकिन मालती जी को फिर भी वानी से कोई न कोई शिकायत रहती ही थी। मालती जी को अरुण जी और रेणु जी का अपने घर पर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बेटा फिर उससे दूर ना चला जाए इसीलिए कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अकेले में जो मन करे बोलकर अपनी भड़ास जरूर निकाल लेती थी। अरुण के मजाकिया स्वभाव को वह बदतमीजी बताती तो रेणु जी को अक्खर औरत बोलकर संबोधित करती थी। अरुण जी और रेणु जी के आने पर जब वानी अपने माँ पापा की खातिरदारी में लग जाती तब मालती जी का खून खौल उठता था। कुछ न कुछ बोलकर वह वानी का मन छोटा कर ही देती थी। किचन में जाकर वह अपने माँ पापा के लिए एक कप चाय भी बनाने लगती तो कैसे मालती जी कहने लगती थी, बहू चाय पत्ती कम डाला करो, बहुत महंगाई बढ़ गई है, दूध के दाम भी देखो कितने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भाई खुद चाय पीनी हो तो बहुत सारा पत्ती लगाकर देना और पानी कम डालना चाय में। कितनी सेल्फिश है यह औरत, यह सोचकर वानी का मन कड़वा हो जाता। पिछली बार जब डॉक्टर से दिखाने यहाँ आए थे और डॉक्टर ने अरुण जी को आलू चीनी खाने से परहेज करने को कहा, तब वानी ने आलू हटाकर अरुण जी की थाली में सहजन सादा परोस दिए थे। तब कैसे मालती जी ने सबसे नजरें बचाकर उनके थाली से सारे सहजन निकालकर आलू भर दिए थे। सब देखा था वानी ने, पर कुछ नहीं बोल पाई थी। ऐसा कितनी बार हुआ है जब मालती जी ने ऐसा किया था। घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें बताकर वह आलोक को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ बेटे के बीच झगड़ा करवा कर वह दोषी नहीं बनना चाहती थी और इसी बात का मालती जी फायदा उठाती थी। यही लोग जब उसके मायके जाते हैं तो कैसे रेणु जी और अरुण जी उनके स्वागत में जुट जाते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान तैयार होने लगते हैं कि बेटी की ससुराल वाले आ रहे हैं और एक ये लोग हैं। यह सोचकर वानी का मन कुपित हो उठता। जानती है आलोक ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह तो अरुण जी और रेणु जी को अपने माँ पापा जैसा ही मान सम्मान देते हैं। लेकिन मालती जी अपने बेटे को चोरू का गुलाम समझती हैं। लेकिन इस बात से आलोक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोक अपनी माँ के अक्खर व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित है। कभी कभी तो इतनी चिढ़ होती है उसे कि मन करता है यह घर छोड़कर कहीं और रहने चला जाए। वानी ही है जो आलोक के गुस्से को दबा कर रखती है। दिवाली के त्योहार पर सबके लिए नए कपड़े और उपहार का सामान खरीदते समय वानी ने अपनी माँ पापा के लिए नए कपड़े खरीद लिए थे। सेम वैसी ही साड़ी उसने रेणु जी के लिए भी खरीदी जैसे मालती जी के लिए। लेकिन यह बात मालती जी को आंखों में छुप गई। घुमाकर साड़ी फेंकते हुए बोली थी कि उसे यह साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि उसका ओहदा रेणु जी से बड़ा है। गुस्से से आलोक ने आगे बढ़कर बोलना चाहा, लेकिन वानी ने उसे हाथ पकड़कर आंखों से इशारा किया कि प्लीज रहने दो। कई बार छोटे आंसू बहाती हुई मालती जी ने वानी के प्रति आलोक को भड़काना चाहा, मगर आलोक खूब समझता है अपनी माँ को कि वह कैसी है। वानी ही है जो उसे बर्दाश्त कर रही है, वरना कोई और लड़की होती तो कब का यह घर छोड़कर चली गई होती। कहते हैं बहू खराब होती है, अपने ससुराल को सहन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ उल्टा था। मम्मी पापा गए? बाहर से आते ही आलोक ने पूछा। अपने सास ससुर को वह मम्मी पापा ही बोलता है। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? ठीक है सब, वानी ने जवाब दिया और आलोक के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते हुए ही आलोक उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि जरूर कोई बात हुई है आज। छोटे कप उठाकर वह किचन में जाने लगी कि आलोक ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। वह भी आज अपने पति के सीने से लग खूब रो लेना चाहती थी। कहना चाहती थी कि आज मालती जी ने उसके माँ पापा की बहुत इंसल्ट की, वह भी मनोरमा मामी के सामने। लेकिन उसने अपनी नम आंखों को धीरे से साफ किया और यह बोलकर किचन में जाने लगी कि सब ठीक है, वह चिंता ना करे। क्या कहती वह बेचारा तो कुछ 8-10 दिन में घर आता है, तो क्या टेंशन दे उसे। मार्केटिंग जॉब में ज़्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता है आलोक को। रोज़ की तरह खाना पीना निपटाने के बाद किचन की सफाई करके करीब रात के 11 बजे वानी को बिस्तर नसीब हुआ। वह किताब लेकर पढ़ने ही लगी कि उसकी आंखें लग गई।
फिर किताब उसके हाथ से गिर गई। बड़े प्यार से आलोक ने उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर रख दी और बड़े गौर से निहारता रहा। आज वाणी कुछ ज्यादा ही थकी थकी लग रही थी। उसने धीरे से उसे कंबल ओढ़ाया और उसके बगल में लेट गया। हमेशा की तरह सुबह उठकर सबसे पहले वाणी ने मालती जी और मनोरमा मामी को चाय दी। फिर नाश्ता खाने की तैयारी में जुट गई। रोज वह ऑफिस जाने से पहले दोपहर के खाने के लिए दाल सब्जी बनाकर जाती थी। फिर काम वाले बाई कमला आकर रोटी या चावल जिसे जो चाहिए गर्मा गर्म बनाकर परोस देती थी। इसके लिए वह उसे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। कमला भले ही गरीब काम वाली थी, पर उसके आचार विचार बहुत अच्छे थे। मालती से घर का कोई काम नहीं होता था। उसके हाथ पांव नहीं, सिर्फ जबान ही चलती थी ज्यादा। शाम को ऑफिस से आकर कपड़े ना बदलकर पहले वाणी किचन में चली जाती थी, क्योंकि उसके सास ससुर को रात के 8 बजे तक खाना मिल जाना चाहिए। बाकी के लोगों को जैसे जैसे भूख लगती, या तो वे निकाल कर खुद ही खा लेते या वाणी को आवाज़ लगा देते थे। वाणी का एक देवर अंकुर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और ननद दिव्या कॉलेज के अंतिम वर्ष में है। सास ससुर को खिलाने पिलाने के बाद वह फ्रेश होकर आराम से जो मन होता करती है। वाणी की आदत है रात को वह बिना पढ़े नहीं सोती, चाहे कितनी भी रात हो जाए। 1-2 पन्ने पढ़कर ही सोती है। उसकी अलमारी में पत्रिकाओं के अलावा अच्छे अच्छे लेखकों के नॉवेल्स भी भरे पड़े हैं। लेकिन आलोक एकदम उसके उलट है। उसे किताब पढ़ना बोरिंग काम लगता है। उसे मोबाइल चलाना बहुत पसंद है। घंटों वह मोबाइल पर गुजार देता है और इसी बात पर कभी कभी वाणी और आलोक के बीच झगड़ा भी हो जाता है। पापा, आपको याद है ना 2 दिनों बाद डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है? वाणी ने याद दिलाई तो अरुण जी कहने लगे कि हाँ, और उन्होंने अपना शुगर चेकअप भी करवा लिया है। गुड, तो पापा आप और मम्मी आज ही यहाँ आ जाओ। इसी बहाने हमें एक दिन ज़्यादा साथ रहने का मौका मिल जाएगा। चहकती हुई वाणी बोली तो अरुण जी कहने लगे कि हाँ, वह भी यही सोच रहे थे, मगर रेणु जी ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि वह तो वाणी की ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। मगर बाप बेटी के सामने उसकी कहाँ चलती है भला। देखा ना पापा, इस बार आपका शुगर लेवल कितना कम आया है, एकदम नियंत्रण में। वाणी बोली तो अरुण जी कहने लगे कि इस बार उन्होंने मीठा छुआ तक नहीं। हाँ, बस ऐसे ही आप मीठा खाने पर कंट्रोल रखो पापा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, आप क्या सोच में डूबी हो? पीछे की सीट पर रेणु जी को गुमसुम बैठे देख वाणी ने टोका तो हंसते हुए अरुण जी कहने लगे कि उसकी माँ बाहर का नज़ारा देख रही है। लेकिन रेणु जी कहने लगी कि इस बार वाणी की ससुराल ना जाकर क्यों ना वे लोग किसी होटल में रुक जाएं। क्यों होटल में क्यों मम्मी, जब यहाँ मेरा घर है तो? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हो। चिल करो, बोलकर वह हंसी तो अरुण जी भी हंस पड़े, मगर रेणु जी को हंसी ना आई। मनोरमा मामी वाला कमरा खाली था तो वाणी ने सोचा उसी में अरुण जी और रेणु जी सो जाएंगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे आलोक ने कहा था कि वह जल्दी आने की कोशिश करेगा, सबके साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन शायद उसे काम से फुर्सत नहीं मिली होगी। यह सोचती हुई वाणी ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचकर वाणी अरुण जी और रेणु जी के लिए चाय बनाने लगी कि देखा चाय पत्ती खत्म हो गई है। ओ, पत्ती खत्म हो गई, लेकिन सुबह तो थी। वह मन ही मन भुनभुनाई। अब चाय बनाने के लिए पत्ती तो थी नहीं, इसलिए उसने अरुण जी और रेणु जी को खाना ही परोस दिया। वैसे भी वे लोग भूखे थे, सोचा चाय बाद में बना देगी। पास में ही एक किराना स्टोर है, फोन कर देने पर कुछ देर बाद ही वह सामान घर पर भिजवा देता है। वाणी किचन के छोटे मोटे सामान वगैरह उसे दुकान से मंगवाती थी। अच्छी सर्विस देता है वह दुकान वाला। शर्मलाज नहीं है तुम्हारे माँ बाप को? अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे हैं। सच कहें तो शर्म तो अब हमें आने लगी है। मालती जी की बात सुन वाणी अवाक थी। उसे लग रहा था मानो काटो तो खून नहीं। वह सास को चुप कराना चाहती थी कि प्लीज चुप हो जाओ, मगर मालती जी बोले ही जा रही थी जो मन में था। उधर अरुण जी और रेणु जी पहले और मुंह में डालने ही जा रहे थे कि मालती जी की कड़वी बातें सुनकर उनके हाथ का खाना हाथ में ही रह गया। कहीं माँ बाप ने सुन तो नहीं लिया। वह भागी उधर। मम्मी पापा, आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? खाइए ना, खाना अच्छा नहीं बना क्या? वाणी छेपी। हाँ, वह मम्मी जी पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा। किसी तरह वाणी बात को ढांपना चाहती थी। बस बेटा, बहुत हो गया। हाथ का खाना थाली में झाड़ते हुए रेणु जी उठ खड़ी हुई। कहा था तुमसे किसी होटल में रुक जाएंगे, पर तुम
आखिर क्यों हमारी भी बेइज्जती कराने पर तुली हो। लेकिन रेणु जी को अरुण जी ने कसकर डपटा। कुछ भी बोले जा रही हो, चुप हो जाओ। नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, और रिश्तेदारी में तो ये सब चलता ही रहता है। हम फिर आएंगे, लेकिन अभी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, तो जाना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा, बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए अरुण जी बोल रहे थे, लेकिन उनकी गीली आंखों में एक बेटे के पिता की बेबसी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। अपने माँ बाप के गले लगकर वाणी सिसक पड़ी। बेटी को छोड़कर जाते हुए रेणु जी फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ ले देकर शादी करने के बाद भी एक बेटी के माँ बाप की कोई औकात नहीं रहती। जब लोग बेटा न होने का ताना मारते थे, तब अरुण जी यह बोलकर लोगों का मुंह बंद कर देते थे कि उसकी एक बेटी 100 बेटों के बराबर होगी, देख लेना। अक्सर अरुण जी यह बात दोहराते कि रिटायरमेंट के बाद वे वाणी के साथ रहने आ जाएंगे। बोलो बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप को साथ रखोगी ना? और मासूम से वाणी कहती, हाँ, वह अपने माँ पापा को हमेशा अपने साथ रखेगी। लेकिन आज अपने उसी माँ पापा की अपने ससुराल में ऐसी बेइज्जती होते देख वाणी का रोम रोम करहा उठा। वाणी ने नहीं रोका उन्हें जाने से, क्योंकि वह उनकी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन अफसोस कि उसके माँ पापा बिना खाए पिए चले गए। अरे, एक जानवर को भी हम रोटी देते समय सहलाते हैं, लेकिन आज मालती जी ने सारी हदें पार कर दी। देख लिया, जब वाणी के माँ पापा चले गए तो मालती जी अपनी मित्र मंडली के साथ रोज की तरह सत्संग के लिए निकल गई। पूजा पाठ, हवन कीर्तन और पंड पुजारियों पर मालती जी लाखों रुपए लुटा देती हैं, लेकिन वहीं किसी गरीब की एक पैसे से मदद की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कल उनकी भी बेटी की शादी होगी, तब पता चलेगा उन्हें कि माँ बाप के लिए एक बेटी का मोह क्या होता है। सिसकती हुई वाणी सोच ही रही थी कि कॉल बेल बजी। उसे लगा कि आने वाला आया होगा सामान लेकर, लेकिन जब सामने आलोक को पाया तो उसके बर्दाश्त का बांध टूट गया। वह आलोक के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आलोक तो सब समझ ही गया था, लेकिन फिर भी उसके पूछने पर वाणी ने शुरू से अंत तक एक एक बात उसके सामने खोल कर रख दी। सुनकर आलोक का खून खौल उठा। सोच लिया उसने जो होगा, पर आज वह मालती जी को नहीं छोड़ेगा, फैसला होकर रहेगा। चाहती क्या है वह? लेकिन वाणी ने उसे ये कहकर रोक दिया कि यह सब करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसे अब वह करना होगा जो वाणी चाहती है। आलोक, मुझे यही दिल्ली में ही अपना एक घर चाहिए, जिसे मैं अपना घर कह सकूं, और जहां मेरे माँ पापा जब चाहे तब हक से आकर रह सके। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती। तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ रहना चाहो, लेकिन अब मेरा फैसला अटल है। आलोक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वाणी का फैसला उसे एकदम सही लगा। वह अपनी पत्नी के इस फैसले में उसके साथ है। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।